नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नदीम खान। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने रीट 2015 की लेवल फर्स्ट की लैंग्वेज फर्स्ट देखी थी। दोस्तों, आज हम देखेंगे दोस्तों रीट 2015 की लेवल फर्स्ट की ही लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश का पेपर। दोस्तों, तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं दोस्तों कि विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ कॉज ऑफ डिसऑर्डर्स। तो निम्न में से कौन सा एक जो है विकार का कारण नहीं है। विकार, ठीक है, और ये विकार होता है दोस्तों मानसिक विकार, ठीक है, विकार जो कि मानसिक हो, ठीक है, वो किसके कारण नहीं होता है। ऑप्शन ए है दोस्तों सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण दोस्तों विकार आ सकता है बच्चे में, ये तो सही है। भावनात्मक कारण जो है विकार आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अगर वो इमोशनली वीक है तो उसका मानसिक विकार हो सकता है उसके अंदर, ठीक है। कोई भी इमोशनल रीज़न हो सकता है जिससे उसके विकार आ जाए, ठीक है। इन्वायरमेंटल, अगर उसका वातावरण ऐसा है, ठीक है, कमज़ोर वातावरण में रहता है, दूषित वातावरण में रहता है, तो उससे भी विकार आ सकता है दोस्तों। और शैक्षिक कारणों से भी विकार आता है दोस्तों, ठीक है। और ऑप्शन बी है एक्सेसिव यूज़ ऑफ टॉफ़ीज, चॉकलेट्स एंड फास्ट फूड। तो टॉफ़ी हो या चॉकलेट हो या ये जो फास्ट फूड होते हैं, इनके ज़्यादा खाने से विकार आता है, तो ये बात गलत है दोस्तों। इनसे विकार नहीं आता है, ठीक है। इनसे कुछ जो बॉडीली इम्पैक्ट होता है वो पड़ सकता है, लेकिन इससे जो है मेंटल हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ता है कि आप टॉफ़ी खाने से, चॉकलेट खाने से या फास्ट फूड खाने से पागल हो जाओ या आपका कोई मानसिक विकार आ जाए, ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। इन कारणों से हो सकता है लेकिन इनसे नहीं होता दोस्तों। ना ही पुअर मॉडल की वजह से होता है और ना ही रिप्रेशन एंड ओवर कंट्रोल बाय पेरेंट्स का अगर ओवर कंट्रोल है, ज़्यादा जो कंट्रोल रखते हैं अपने बच्चों को, बाहर नहीं जाने देते, ऐसी बातों से भी जो है मानसिक विकार आता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन जो है टॉफ़ी वगैरह के इस्तेमाल से, चॉकलेट खाने से, फास्ट फूड से मानसिक विकार नहीं आता है दोस्तों। इसमें ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन कि विच ऑफ दिस इज़ अ गोल ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। इनमें से कौन सा जो है कम्युनिकेटिव अप्रोच का उद्देश्य है, ठीक है। कम्युनिकेटिव अप्रोच यानी CLT, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का उद्देश्य कौन सा है। अप्रोप्रिएटनेस, ठीक है, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए आपकी लैंग्वेज, ठीक है। आप क्या बोल रहे हो वो एकदम उचित होना चाहिए, सही बात है। एक्सेप्टेबल लैंग्वेज होनी चाहिए, स्वीकार्य भाषा होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप गाली गलौज करने लग जाएं, ठीक है। तो अस्वीकार्य भाषा नहीं होनी चाहिए दोस्तों। कौन सी होनी चाहिए? स्वीकार्य भाषा होनी चाहिए। आपके बोलने में फ्लुएंसी रहनी चाहिए, ठीक है। धारा प्रवाहिता के साथ बोलो आप, ठीक है। अटक अटक के नहीं कि व्हाट डू यू डिड, ऐसे कुछ नहीं, ठीक है। व्हाट डू यू डू, इन विच क्लास डू यू रीड, ठीक है। व्हाट डू यू ईट, व्हेन डू यू स्लीप, इस प्रकार से फ्लुएंसी के साथ बोली। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन सही है दोस्तों, ठीक है। तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि इन प्रेजेंट एरा इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज़ फेसिंग। वर्तमान युग में अंग्रेजी भाषा शिक्षण में क्या समस्या आ रही है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा के शिक्षण में समस्या क्या आती है टीचर को या बच्चों को, जो भी है, ठीक है, उसमें समस्या क्या रहती है। ओवर एम्फेसिस ऑन ग्रामर, सही बात है, ग्रामर पर बहुत ज़्यादा जोर रहता है। एंड लेक ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी, ये भी सही बात है। हर स्कूल में लैंग्वेज लेबोरेटरी नहीं होती दोस्तों, ठीक है, लैंग्वेज की भाषा की लैब नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन सी है टीचिंग थ्रू ट्रांसलेशन, अनुवाद के ज़रिए पढ़ाना, ये भी गलत बात है और ऐसा होता ही है, ठीक है। हम भी पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ स्कूल में, तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि अनुवाद के ज़रिए ही पढ़ाना पड़ता है, बच्चों को समझ नहीं आता है। तो ये तीनों ही चीज़ दोस्तों अंग्रेजी भाषा के शिक्षण में कमज़ोरी हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सही निकल के आता है दोस्तों, ऑप्शन डी, जिसमें दे रखा है कि तीनों ही सही है। तो तीनों ही बातें सही है। ग्रामर पर जोर दिया जाता है, लैंग्वेज लैब नहीं है और ट्रांसलेशन के ज़रिए पढ़ाते हैं, तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन कि यूनिट टेस्ट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ। यूनिट टेस्ट किसका उदाहरण है, ठीक है। एक्सप्रेशन का अर्थ होता है अभिव्यक्ति, लेकिन यहाँ इसका अर्थ है कि किसका उदाहरण है। यूनिट टेस्ट किसके अंतर्गत लिया जाता है। नॉर्मेटिव टेस्ट, फॉर्मेटिव, इफेक्टिव या अफेक्टिव, किसके अंतर्गत लिया जाता है। तो दोस्तों मेनली आपके जो है दो टेस्ट होते हैं, ठीक है। एक तो होता है फॉर्मेटिव टेस्ट और एक होता है समेटिव टेस्ट, ठीक है। समेटिव में आपको पता है दोस्तों कि जो आप पढ़ते हो 12 महीने या 6, 7, 8 महीने पढ़ते हो, उसका टेस्ट लिया जाता है, संपूर्ण सिलेबस का टेस्ट लिया जाता है इसके अंदर, ठीक है। आपने जितना भी पढ़ा है 3, 4 महीने में, 6 महीने में,
ठीक है, जिसे हम हाफ ईयरली बोलते हैं या ईयरली एग्जाम बोलते हैं। उसमें जो लिया जाता है टेस्ट उसको बोलते हैं समेटिव टेस्ट दोस्तों, ठीक है। और फॉर्मेटिव टेस्ट होता है दोस्तों जिसमें आप एक यूनिट का टेस्ट ले सकते हो, ठीक है, कि जैसे 2 लेसन हो गए, इन दोनों लेसन की एक यूनिट है, इसका टेस्ट ले लें, या एक सिंगल लेसन हो गया उसका टेस्ट ले लें, या सिंगल में भी मान लो बड़ा लेसन है जो मान लो कि 4-5 दिन में हो पा रहा है, तो आप उसको आधा होने पर आप उसका टेस्ट ले लो, ठीक है। तो वो क्या है, छोटे छोटे हिस्सों में टेस्ट लेना, ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों का टेस्ट लेना, सॉरी छोटे छोटे हिस्सों में नहीं, छोटे छोटे हिस्सों का, आपने जो भी पढ़ाया उसका छोटे हिस्से का टेस्ट ले लेना, उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव टेस्ट दोस्तों, ठीक है। छोटे हिस्से आ जाते हैं, उसमें छोटा सिलेबस रहता है, ठीक है, इसमें मिनिमम सिलेबस रहता है दोस्तों। फॉर्मेटिव टेस्ट के अंतर्गत मिनिमम सिलेबस रहता है दोस्तों, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग कहलाता है ये, ठीक है, कि बच्चे ने जो मिनिमम सीखा है उसका टेस्ट ले लो। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन कि हाईली रिलायबल टेस्ट, जिस पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखा जा सके, ऐसा कौन सा टेस्ट होता है? ऑब्जेक्टिव होता है कि ऐसे होता है, ट्रू फॉल्स होता है, या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो दोस्तों जिस पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखा जा सके, ठीक है, कि इसमें रिलायबिलिटी नहीं, जिसमें मार्किंग की प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है, उसको बोलते हैं रिलायबल टेस्ट। आप किसी से भी चेक करवा लो वो उतने ही नंबर दे पाएगा। ऑब्जेक्टिव, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, ये कौन सा पेपर है? ये है ऑब्जेक्टिव पेपर है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट है ये, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑप्शन ए। इसमें रिलायबिलिटी, विश्वास जो है बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हु हैज़ सजेस्टेड 4 स्टेप्स ऑफ टीचिंग एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड इवैल्यूएशन। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोर्ड ने जो है गलत माना था, ठीक है, और इसमें बच्चों को सभी को बोनस अंक दिए थे दोस्तों। और इसका वैसे मैं आपको सही उत्तर बता दूं दोस्तों कि ये जो 4 स्टेप हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और एवैल्यूएशन, ये किसने दिए थे? एक विद्वान थे दोस्तों, हेनरी फेयोल नाम से, उनका नाम था हेनरी, HENRI, हेनरी फेयोल, FAYOL। हेनरी फेयोल नाम के विद्वान थे दोस्तों। उन्होंने ये 4 स्टेप दी थी। उन्होंने कहा था मैनेजमेंट जो व्यवस्था होती है उसके 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, लीडिंग होती है और एवैल्यूएशन होती है। पहले योजना होती है, ठीक है, फिर उसको संगठित किया जाता है, फिर उसका एक नेतृत्व किया जाता है और आखिर में उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो ये 4 स्टेप्स बताई थी किसने? हेनरी फेयोल ने, ठीक है। और हेनरी फेयोल का इसमें ऑप्शन नहीं था दोस्तों, इसलिए बोर्ड ने इसको गलत माना था इसको, और सभी को बोनस अंक दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि विच ऑफ दिस इज द स्ट्रेटजी ऑफ रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण की जो रणनीति है उनमें से कौन सा शामिल है? एक्शन रिसर्च होता है, बिल्कुल होता है। क्रियात्मक अनुसंधान, प्रोग्राम टेस्ट होता है, टेस्ट भी लिया जाता है, AB और नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसमें दोनों ही होते हैं। अब एक्शन रिसर्च भी होता है और प्रोग्राम टेस्ट भी होता है, क्रियात्मक अनुसंधान भी होता है और टेस्ट भी लिया जाता है। एक प्रोग्राम टेस्ट होता है, ठीक है, उसके अंतर्गत लिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन A और B दोनों ही सही है। ऑप्शन C सही है इसमें, जिसके अंतर्गत लिखा है बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा, द एम ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज। रेमेडियल टीचिंग का जो उद्देश्य है दोस्तों वो क्या है? टू डायग्नोस लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, ठीक है, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को दूर, उनकी जांच करना है। सीखने में दिक्कत क्या आ रही है, सीखने में दिक्कत क्या आ रही है, इसकी जांच दोस्तों नहीं की जाती रेमेडियल टीचिंग के अंतर्गत। टू एलिमिनेट इनइफेक्टिव हैबिट्स, ठीक है, जो अप्रभावशाली आदतें हैं उनको निकालना, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। उसको क्या दिक्कत आ रही है, उसका उन आदतों को दूर करना। रीटीच इनकरेक्ट लर्न आइटम्स, मेन इसका जो दोस्तों उद्देश्य है वो यही है, ऑप्शन C है, कि जो सीखी गई है चीज़ें, ठीक है, जो गलत सीख ली उनको दोबारा पढ़ाना, ठीक है, और जो गलत आदतें हैं, अप्रभावशाली आदतें हैं, जो काम नहीं कर रही आदतें, उनको भी अलग करना। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन D सही हो जाता है, जिसके अंतर्गत लिखा है ऑप्शन B एंड C। नेक्स्ट दोस्तों ये पैराग्राफ दे रखा है, हम पहले इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, ठीक है, फिर हम इन क्वेश्चंस का उत्तर देंगे। तो देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता दोस्तों। द रूट टू सक्सेस इज़ हार्ड एंड लॉन्ग, सफलता की जो रास्ता है, सफलता को जाने वाला रास्ता है, वो बड़ा ही मुश्किल होता है और बड़ा ही लंबा होता है।
कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, कंसिस्टेंट यानी लगातार, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क इज द मेन सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सफलता का जो मूल मंत्र वो क्या है दोस्तों, कि आप लगातार बने रहो, लगातार कठिन परिश्रम करते रहें। दोज हु शन वर्क आर बाउंड टू फेल, दोज हु शन यानी दोस्तों अवॉइड करना, बचना, जो कठिन परिश्रम से बचते हैं दोस्तों उनका फेल होना निश्चित है। द सेकंड इंग्रेडिएंट ऑफ सक्सेस इज परसिवियरेंस। परसिवियरेंस दोस्तों अर्थ होता है परसिवियरेंस का कि कठिनाइयों के बावजूद लक्ष्य प्राप्ति के लिए लगे रहना। कठिनाइयाँ आ रही हैं लेकिन फिर भी बंदा लगा हुआ है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों परसिवियरेंस। ठीक है, तो सेकंड जो इंग्रेडिएंट है, सेकंड जो मसाला है, दूसरा जो अगला मसाला है सफलता का, वो क्या है, कठोर परिश्रम करते रहना, कठिनाइयों के बावजूद लक्ष्य के लिए लगे रहना। परसिवियरेंस इज द स्टेडफास्ट परसूट ऑफ एन एम विदाउट एनी लेटअप और हिंड्रेंस। परसिवियरेंस यानी लक्ष्य प्राप्ति करना, और स्टेडफास्ट परसूट का अर्थ होता है दोस्तों लगातार पीछा करना किसी चीज़ का। ठीक है, ऑफ एन एम विदाउट एनी लेटअप और हिंड्रेंस। लेटअप यानी कमज़ोर पड़ना और हिंड्रेंस यानी बाधा। ठीक, लक्ष्य प्राप्ति के लिए लगे रहना, लक्ष्य के पीछे पड़े रहना। ठीक है, ये एक ही लक्ष्य होना चाहिए। ऑफ एन एम विदाउट एनी इसने परसिवियरेंस का अर्थ बताया कि परसिवियरेंस क्या होता है। परसिवियरेंस होता है दोस्तों एक ही लक्ष्य के पीछे पड़े रहना। ठीक है, एकदम लगे रहना बिना थके, बिना किसी अगर कोई बाधा आए उससे डरना नहीं, और ना ही कमज़ोर पड़ना। लेटअप यानी कमज़ोर पड़ना। देयर में बी डिफ़िकल्टीज़, परेशानियाँ आ सकती है, ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। ऑब्स्टेकल्स का अर्थ भी होता है दोस्तों बाधाएं, बाधाएं आ सकती है। हर्डल्स यानी मुसीबतें आ सकती है, तकलीफ़ें आ सकती है। बारिश यानी बंधन आ सकते हैं आपके रास्ते में। बट यू डोंट हैव टू गेट डिस्करेज्ड, आपको दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू पुश ऑन विद फोर्टिट्यूड, आपको जो है फोर्टिट्यूड यानी धैर्य, सब्र, आपको धैर्य के साथ लगे रहना है दोस्तों। टेम्पटेशंस ऑफ कंफर्ट एंड एंजॉयमेंट हैव टू बी ब्रश्ड असाइड। टेम्पटेशंस यानी टेम्पटेशंस होता है दोस्तों लालच। ठीक है, लालच, लोभ यानी आराम और आनंद का जो लोभी होता है उस आदत को आपको दूर करना पड़ेगा। ब्रश्ड असाइड यानी अलग करना, इग्नोर करना। आपकी जो आदत है आराम की या मज़े करने की, उसको एक बार अलग करना पड़ेगा, उसका लोभी नहीं होना पड़ेगा आपको। अनदर इम्पोर्टेंट एंड इंडिस्पेंसिबल रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस इज़ कॉन्सेंट्रेशन। दूसरी जो महत्वपूर्ण और इंडिस्पेंसिबल, ठीक है, इसमें दोस्तों डिस्पेंसिबल की स्पेलिंग गलत लिख रखी है। डिस्पेंसिबल की होती है दोस्तों INDISPENSA, एस के बाद में ए है दोस्तों, इसमें आई दे रखा है, ये गलत है, डिस्पेंसिबल कर रखा है इसमें, और स्पेलिंग होती है INDISPENSABLE, इंडिस्पेंसिबल। ठीक है, इसका अर्थ होता है दोस्तों अनिवार्य। ठीक है, ये कहता है कि दूसरी महत्वपूर्ण और अनिवार्य जो ज़रूरत है सफलता के लिए वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन यानी ध्यान लगाना, ध्यान लगाए रखने की ज़रूरत है, कंसंट्रेट रहना पड़ेगा आपको अपने लक्ष्य की तरफ। ऑल योर अटेंशन एंड एनर्जी शुड बी रिवाइटेड टू योर एम इन लाइफ। रिवाइट का अर्थ होता है दोस्तों ध्यान लगाना या ध्यान खींचना। ठीक है, आपको जो है ज़िंदगी में क्या करने की ज़रूरत है सफल होने के लिए, आपका जितना भी अटेंशन है, जितनी भी आपकी ताकत है, ठीक है, उसको किसकी तरफ लगाना चाहिए, उसको अपने लक्ष्य की तरफ लगाना चाहिए। यू शुड नॉट बी एबल टू थिंक ऑफ एनीथिंग एक्सेप्ट योर गोल। आपको अपने लक्ष्य के अलावा कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। नो डिग्रेशंस एंड डेविएशंस। डिग्रेशन का अर्थ होता है दोस्तों इधर उधर की बातें। ठीक है, इधर उधर की बातें। डेविएशन यानी विचलन या विचलित होना। ना ही आपको विचलित होना है, ना ही आपको इधर उधर की बातें करनी है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन, कि इन दी अबोव पैराग्राफ द वर्ड सेकंड इंडिकेट्स। ऊपर दिए गए पैराग्राफ में सेकंड शब्द का क्या अर्थ है, वो किस चीज़ को बताता है, सीक्वेंस को बताता है। सीक्वेंस यानी क्रम, सीक्वेंस का अर्थ होता है दोस्तों क्रम। ठीक है, एडिशन यानी के अलावा, इसके अलावा। ठीक है, के अतिरिक्त, के अतिरिक्त। एम्फेसिस यानी दबाव देना, जोर देना। ठीक है, और
टाइम यानी पता है समय। तो सेकंड देखते हैं क्या कहाँ लिखा हुआ है इसमें। तो देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है द सेकंड इंग्रेडिएंट, ठीक है, दूसरा जो मसाला है, इसने दूसरा मसाला बताया। इसने पहला मसाला बता दिया, फिर दूसरा मसाला बताया। पहला मसाला क्या बताया? हार्ड वर्क, कठोर परिश्रम। फिर इसने दूसरा मसाला जो बताया है, तो ये दूसरा मसाला ये क्रम को दर्शा रहा है दोस्तों। ये ना तो समय को बता रहा है, ना किसी चीज़ पे दबाव दे रहा है, और ना ही एडिशन बता रहा है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है? सीक्वेंस बता रहा है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों, सीक्वेंस, ठीक है, क्रम बता रहा है। दूसरा मसाला क्या है? क्रम है, सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दी पैसेज। इसका एकदम अप्रोप्रिएट टाइटल कौन सा है दोस्तों? एम ऑफ लाइफ, ठीक है, देखते हैं, लग तो रहा है ये भी, यानी ज़िंदगी का लक्ष्य। हार्ड वर्क एंड सक्सेस, ये भी सही दे रखा है, कठिन परिश्रम और सफलता। शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, ये नहीं लग रहा है बस एक, बाकी है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ये एकदम सही है दोस्तों, कि सफलता का रहस्य। ये एकदम सटीक बैठ रहा है दोस्तों। जो भी हमने पढ़ा है उसमें सारी बातें किस में आ रही है? ऑप्शन डी में दिखाई देती है, जो भी हमने पढ़ा है अभी। तो इसका सही उत्तर हो जाता है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता का रहस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हार्ड वर्क डैश इन सक्सेस। हार्ड वर्क और वर्क दे रखी है आपको रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट यानी परिणाम निकलना। कठिन परिश्रम का परिणाम क्या निकलता है? सफलता। तो दोस्तों ये एक कहावत भी है एक तरह से, जो कहावत है दोस्तों, या यूनिवर्सल ट्रूथ मान सकते हो आप इसको, जिसको बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य, ठीक है। सार्वभौमिक सत्य दोस्तों कभी नहीं बदलता है, ठीक है, वो हमेशा वर्तमान में रहता है, ठीक है। सार्वभौमिक सत्य के लिए क्या रहता है? हमेशा वर्तमान रहता है उसके लिए, ठीक है। जैसे कि सूरज जो है पश्चिम में छिपता है, पूर्व में उगता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि पहले उत्तर में उगता था या दक्षिण में छिपता था, वो हमेशा से, जब से ये दुनिया बनी है तब से वो पूर्व में उगता है और पश्चिम में छिपता है। ये शाश्वत सत्य है, ये ना तो आगे बदलेगा ना ही पहले बदला था, कि पूर्व में उगता था या पूर्व में तो उगता है, सॉरी, कि उत्तर में उगता था या दक्षिण में उगता था या पश्चिम में उगता था। ये इस प्रकार की जो चीज़ें हैं दोस्तों, वो शाश्वत सत्य कहलाती हैं, सार्वभौमिक सत्य। पूरी दुनिया में माना जाता है इन सत्यों को, ठीक है। तो उसी प्रकार की ये शाश्वत सत्य, ये कहावत है। तो और इन जो शाश्वत सत्य होते हैं दोस्तों, और यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, सार्वभौमिक सत्य, इनको दोस्तों लिखा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनेट में या सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। इनको लिखा जाता है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनेट में। तो इसका क्या फॉर्मूला रहता है दोस्तों? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम क्या लगा देते हैं? एस या ईएस, प्लस ऑब्जेक्ट, ये सूत्र रहता है इसका, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? हार्ड वर्क हो गई। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लेते हैं। हार्ड वर्क सिंगुलर है, इसलिए वर्ब के साथ एस या ईएस भी लगेगा, ठीक है। तो रिजल्ट है, फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस किस में लिख रखा है? इसमें लिख रखा है दोस्तों, ऑप्शन बी में लिख रखा है, एस या ईएस, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों रिजल्ट्स। हार्ड वर्क रिजल्ट्स इन सक्सेस। तो कठोर परिश्रम का नतीजा क्या निकलता है? सफलता, यानी कठोर परिश्रम करने से हमें सफलता हासिल होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन कि इन दी अबव पैसेज द ऑथर वांट्स टू कन्वे। ऑथर क्या कहना चाहता है? ऊपर जो पैसेज हमने पढ़ा है उसमें क्या कहना चाहता है? कि सक्सेस इज़ द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क। बिल्कुल सही बात है, ये कहना चाहता है लेखक हमारा कि कठोर परिश्रम का नतीजा क्या निकलता है? सफलता मिलती है कठोर परिश्रम करने से। परसिवियरेंस इज़ एसेंशियल फॉर सक्सेस, यानी लक्ष्य प्राप्ति के लिए लगे रहना, ठीक है। कठिनाइयों के बावजूद लक्ष्य प्राप्ति के लिए लगे रहना, ये सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है, ये भी कही है राइटर ने। टू गेट सक्सेस गेट रिड ऑफ ऑल ऑब्स्टेकल्स, ठीक है। सफल होने के लिए सारी मुसीबतों को झेलना पड़ता है, उनसे पीछा छुड़ाना पड़ता है, ये भी सही है। तो इसमें सारा ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑप्शन डी सही है इसमें, जिसमें लिख रखा है कि 3 ऑप्शन सही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आपके जो टॉपिक है रीट में एक सेकेंड, इन्फेरेंस, ठीक है, इन्फेरेंस से संबंधित है दोस्तों, उससे हमारा क्वेश्चन लिया गया है। इन्फेरेंस से दोस्तों हर साल आपके 1 या 2 सवाल ज़रूर आते हैं दोस्तों, ठीक है। ज़्यादातर तो 1 ही आता है, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं। तो देखते हैं ये सवाल क्या है कि पीपल डू हार्ड वर्क इज़ एसेंशियल फॉर सक्सेस, सो पीपल आर हार्ड वर्किंग। लोग कठिन परिश्रम करते हैं, कठिन परिश्रम सफलता के लिए ज़रूरी है, इसलिए लोग कठिन परिश्रम करते हैं या कठिन परिश्रमी होते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको गलती ढूंढनी है। इन्फ्रेंस क्या होता है दोस्तों? कि हम लोग कभी कभी बोलने या लिखने में गलतियां कर देते हैं, ठीक है। तो उन बोलने लिखने में होने वाली गलतियों को अंग्रेजी में कहते हैं फैलेसी, ठीक है, फैलेसी।
और फैलेसी दोस्तों कई प्रकार की होती है, ठीक है। जैसे कि इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हैस्टी जनरलाइजेशन, फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी, फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, ठीक है। तो हम दोस्तों शुरू से देखते हैं कि ये उदाहरण किस फैलेसी का है, ठीक है, कि फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, ठीक है। सबसे पहले नीचे से देखते हैं दोस्तों, ठीक है। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन का अर्थ होता है दोस्तों कि कोई बात किसी एक चीज़ के लिए सत्य हो, उसे हम उस पूरे मतलब चीज़ के लिए सत्य मान लेते हैं, ठीक है। कोई बात जो है, जैसे मान लो कोई बात है वो किसी एक अंग के लिए सत्य हो, उसे हम पूरे शरीर के लिए सत्य मान लेते हैं, ठीक है। कोई बात किसी एक व्यक्ति के बारे में सत्य हो, उसे हम पूरे समाज के लिए सत्य मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई बात किसी चीज़ के एक हिस्से के लिए सत्य हो, उसे हम पूरी चीज़ के लिए सत्य मान लेते हैं। जैसे कि दोस्तों कि इस मशीन का हर पार्ट हल्का है, इस मशीन का हर हिस्सा हल्का है, इसलिए ये पूरी मशीन ही हल्की है, ठीक है, इसलिए पूरी मशीन ही हल्की है। तो ये बात तो गलत है ना दोस्तों, है ना। मान लो मशीन के कई पार्ट्स होते हैं, मशीन कई हिस्सों से मिलकर बनती है, ठीक है। कार है, मोटरसाइकिल है, ये भी एक मशीन है, एरोप्लेन भी एक मशीन है, ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी आप एरोप्लेन उठा लोगे, ठीक है। पंखा उठा सकते हो आप हल्की मशीनों में, ठीक है। पंखे के जो है पार्ट्स होते हैं वो हल्के होते हैं, ठीक है। आप कह दो कि पंखा पूरा हल्का होता है, ठीक है। पंखा अपने पार्ट्स की बजाय भारी होता है दोस्तों। मान लो वॉशिंग मशीन है, उसके पार्ट्स अगर अलग अलग करें तो वो पार्ट्स हल्के होते हैं, तो हम कहें कि इसके पार्ट्स हल्के हैं इसलिए ये वॉशिंग मशीन भी पूरी हल्की है। तो ये तो गलत है, पूरी वॉशिंग मशीन भारी होती है दोस्तों, बस वो उसके पार्ट्स होते हैं वो हल्के होते हैं, ठीक है। तो ये फैलेसी ऑफ कंपोजिशन का उदाहरण है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन, इसका अर्थ होता है दोस्तों कि वाक्य में जो है ना, जैसे ये वाक्य देखें, इन वाक्यों में किसी एक शब्द का या किन्हीं 2 शब्दों का बहुअर्थी होना, ठीक है, जो 2 या 2 से ज़्यादा अर्थ दे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्बिग्विटी, ठीक है। एम्बिग्विटी यानी बहुअर्थी होना, ज़्यादा अर्थ देना, 2 या 2 से अधिक अर्थ देना। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इंग्लिश में सेंटेंस बना के दिखाता हूं दोस्तों। आई हैव द राइट टू वॉच मूवीज़, देयरफॉर इट्स राइट फॉर मी टू वॉच मूवीज़। तो इस वाक्य में दोस्तों जो राइट शब्द है RIGST, ठीक है, RIGST का दोस्तों इसमें एक तो अर्थ निकाल रखा है हक से संबंधित, हक यानी अधिकार, ठीक है, अधिकार से संबंधित अर्थ दे रखा है एक तो, और एक दे रखा है दोस्तों इसमें जो अर्थ दे रखा है वो दे रखा है सही, जो होता है ना सही गलत, ठीक है। लिखना सही है, टाइम पर सोना सही है, सुबह जल्दी उठना सही है, ठीक है, वो वाला सही, ठीक है। तो एक तो इसमें अर्थ दे रखा है अधिकार और एक दे रखा है सही। पहला जो वाक्य है उसमें इसका अर्थ दे रखा है अधिकार, कि आई हैव द राइट टू वॉच मूवीज़, मुझे फिल्में देखने का अधिकार है। दूसरा वाक्य है देयरफॉर इट इज़ राइट फॉर मी टू वॉच मूवीज़ इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, ठीक है, मेरी परीक्षा होने के बावजूद मेरे लिए फिल्में देखना सही है, ठीक है। मुझे फिल्में देखने का अधिकार है, लेकिन मेरी परीक्षा आ रही है, फिर भी मेरे लिए फिल्म देखना सही है, ठीक है। तो अधिकार होने के कारण इसने इस चीज़ को सही बना लिया, ठीक है। तो राइट का 2 जगह इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो इस चीज़ को बोलते हैं दोस्तों द फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। जब किसी शब्द का 2 या 2 से ज़्यादा अर्थ निकले तो उसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन, और ये सबसे ज़्यादा आसान होती है दोस्तों, ठीक है, फैलेसीज के अंदर। ऑप्शन बी है दोस्तों कि ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। ऑप्शन बी है फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी। फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी, ये दोस्तों लिटरेरी टर्म में जो आपने पढ़े थे मेटाफर और सिमिली, उसके जैसा ही है, ठीक है, कि किन्हीं 2 एकदम अलग चीज़ों के बीच में तुलना करना, 2 एकदम अलग चीज़ों के बीच में तुलना करना, उसको बोलते हैं मेटाफर या सिमिली लिटरेरी टर्म्स में, और फैलेसी की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं फॉल्स एनालॉजी, ठीक है। जैसे कि हम लिटरेचर में बोलते हैं ना कि माई लव इज़ लाइक रेड रेड रोज़, मेरी महबूबा है वो गुलाब के फूल की तरह है, ठीक है। तो महबूबा अलग होगी, महबूबा एक लड़की है, इंसान है, और गुलाब एक फूल होता है दोस्तों, तो इनका कंपेरिजन होता है, उसको बोलते हैं मेटाफर या सिमिली, ठीक है। वो अलग बात है कि सिमिली में मेटाफर में डिफरेंस क्या है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, और मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में, आप जाके देखिए, मैंने आपको मेटाफर और सिमिली के बारे में भी बताया है। 2012 में क्वेश्चन आया था, 2011 में भी आया था, उसमें देखिए आप लेवल फर्स्ट के क्वेश्चन पेपर्स में देखिए, ठीक है। जैसे कि दोस्तों फॉल्स एनालॉजी यानी
दो अलग चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करना। जैसे कि एक सेंटेंस बना के बताता हूँ आपको कि जब इंसान चांद पर पहुँच गया है तो आपके पास कैंसर का इलाज क्यों नहीं है ना। तो इसने दो बातें कर ली, दो अलग अलग बातों का कंपैरिजन कर दिया इसने, कि एक तो कह दिया कि इंसान चांद पर पहुँच गया, और एक कह रहा है कि आपके पास कैंसर का इलाज नहीं है। तो दोस्तों कैंसर का इलाज एक अलग चीज़ है और चांद पर पहुंचना एक अलग एस्पेक्ट है ना। दोनों चीज़ों को आपको मैच नहीं करना चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करना, वो कहलाता है फॉल्स एनालॉजी। जैसे कि कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है लेकिन ये अमन है, ये नहीं सुधर सकता। कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है लेकिन अमन नहीं सुधर सकता, ठीक है। तो ये फॉल्स एनालॉजी होगी ना। कुत्ते की दुम का उसका एक शारीरिक समस्या है, वो सीधी नहीं हो सकती, ठीक है। और अमन का सीधा होना ये एक अलग बात है, ठीक है। अमन बच्चा होगा, शैतानी करता होगा, ठीक है, तो उसका मतलब जो है शैतान होना, नादान होना, ये अलग चीज़ है। और कुत्ते की दुम ये एक अलग बात है, दोनों अलग चीज़ हो गई। इन दोनों का हम कंपैरिजन कर दे तो वो कहलाती है फॉल्स एनालॉजी। तो दोस्तों ये जो है, ये उदाहरण फॉल्स एनालॉजी का भी नहीं है, ना ये इक्विवेकेशन का है, ना कंपोजिशन का है। तो दोस्तों ये उदाहरण है हैस्टी जनरलाइजेशन का, फैलेसी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन। जल्दबाजी में दोस्तों हम सामान्यकरण कर देते हैं चीज़ों का, ठीक है। जल्दबाजी में हम निर्णय ले लेते हैं कि ऐसा है तो ये सभी चीज़ ऐसी होती होगी, ठीक है। जैसे कि मान लो कि हिटलर जो है वो एक वेजिटेरियन था, ठीक है, शाकाहारी था, इसलिए मुझे सारे शाकाहारियों से नफरत है। तो ये तो गलत बात है ना दोस्तों, ठीक है। उसके एक के गलत होने से आप कैसे सबको कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूँ कि मेरा दोस्त बचपन से फास्ट फूड खा रहा है, उसे तो कभी कुछ हुआ नहीं, इसलिए फास्ट फूड हेल्थ के लिए सही है, ठीक है। तो ये गलत बात है ना। फास्ट फूड से उसको अभी इम्पैक्ट नहीं पड़ा होगा, बाद में पड़ जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि फास्ट फूड सही है, फास्ट फूड हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है। लेकिन हम किसी एक चीज़ को देख करके जजमेंट ले लेते हैं, तो उसको बोलते हैं दोस्तों फैलेसी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन। जल्दबाजी में हम निर्णय लेते हैं, उसको बोलते हैं हैस्टी जनरलाइजेशन। जैसे कि इसमें लिख रखा है दोस्तों कि लोग हार्ड वर्क करते हैं, और हार्ड वर्क जो है सफलता के लिए ज़रूरी है, इसलिए लोग हार्ड वर्किंग होते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सफलता के लिए हार्ड वर्क होना सही बात है, ठीक है, लेकिन लोग हार्ड वर्किंग होते हैं ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये दोस्तों हैस्टी जनरलाइजेशन का उदाहरण है, ठीक है। आपका ऑप्शन ए सही इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ये पोएम दे रखी है हमें, ठीक है, जिसके 3 स्टेंजाज हैं। ये पोएम हम पढ़ेंगे पहले और इसको थोड़ा समझने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसमें से हमें क्वेश्चन दे रखे हैं 14 से 18 नंबर क्वेश्चन तक। इन क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे इस पोएम से देख करके, इस पोएम की मदद से, सॉरी, ठीक है। तो पहले पोएम पढ़ लेते हैं। द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर, द लैंड इज हिज and none of mine. We speak like strangers. There is no sign of understanding in the air. This child is built to my design, yet what he loves I cannot share. Silence surrounds as I would have him prodigal, returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his word. I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. Father and son, we both must live on the same globe and the same land. He speaks, cannot understand myself, why argue, grouse from grief. We each put out an empty hand, longing for something to forgive. तो ये पोएम है दोस्तों, ये पोएम लिखी है, ये पोएम का नाम है फादर टू सन। फादर टू सन, ये पोएम लिखी है दोस्तों एलिजाबेथ जेनिंग्स ने। ये पोएम चलती है दोस्तों एनसीईआरटी की क्लास 11th की इंग्लिश की बुक है हॉर्नबिल, वहाँ से ली गई ये पोएम, ठीक है। तो ये पोएम क्या दोस्तों, इस पोएम में एक बाप बेटे की कहानी बताई गई है, ठीक है। पिता है वो गुस्से में रहता है, ठीक है, अपने बेटे को लेकर। उनके इन बाप बेटों का दोस्तों रिश्ता है वो सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि बेटा वो बड़ा हो चुका है दोस्तों, उसकी खुद की एक अलग दुनिया है। वो कहता है कि बाप कहता है कि मुझे याद है कि हम दोनों साथ में रहे थे इस घर में, ठीक है, एक साथ रहे थे काफ़ी वर्षों तक। बाप कहता है कि मैं तुम्हें समझता नहीं हूँ और ना ही तुम मुझे समझते हो, और हमारे बीच में रिश्ता बनाने की भी मैंने कोशिश की,
ठीक है, और मैं अभी भी रिश्ता बनाना चाहता हूँ, ठीक है, हम दोनों के बीच में जैसा रिश्ता हमारे जो बचपन में था, जब तुम छोटे बच्चे थे, मैं वैसा रिश्ता बनाना चाहता हूँ, लेकिन बन नहीं पा रहा है, पता नहीं क्यों। ये रिश्ता जो है कमज़ोर से कमज़ोर पड़ता जा रहा है, अब पता नहीं क्यों। वो आगे कहता है दोस्तों कि हिज सन लुक्स लाइक हिम, उसका बेटा जो है वो उसके जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि वो उससे प्यार नहीं करता है, उसका बेटा उससे प्यार नहीं करता है, पता नहीं किस चीज़ को वो अच्छी समझता है। उनके बीच में दोस्तों बातें नहीं होती है, बाप बेटों के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप है, एक समझ की कमी है, दोनों एक दूसरे को समझते नहीं हैं, और वे बातें भी करते हैं तो अजनबी की तरह बातें करते हैं। उसका बेटा एक अलग अलग ही माहौल में है, एक अलग ही दुनिया है उसकी, ठीक है, और उस अलग दुनिया को वो बाप है वो समझ नहीं पाता है, क्योंकि उनके बीच में दूरियां बढ़ चुकी हैं। अब उनके बीच में जो चीज़ रहती है वो है खामोशी, सिर्फ खामोशी, बोलते नहीं है एक दूसरे से, ठीक है। वो कहता है, बाप कहता है कि मैं अपने खर्चीले बेटे को माफ़ करने के लिए भी तैयार हूँ, मेरा बेटा काफ़ी खर्चीला है लेकिन मैं उसको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो वापस घर पे आ जाए, ठीक है, जिस प्रकार से वो रहता था उसी प्रकार से वो रहने लग जाए। लेकिन उसका बेटा वो घर पे नहीं आना चाहता है, वो दुनिया घूमना चाहता है, वो इधर उधर जाना चाहता है। फिर आखिर में दोस्तों उसका बेटा भी कुछ बातें बोलता है और बताता है जो उसे महसूस होती है, ठीक है। वो कहता है, मतलब उसके कहने का अर्थ है कि उसका बेटा एक ऐसी स्टेज पर है जहाँ पर वो समझ नहीं पा रहा है, ठीक है, अभी उसमें समझने की क्षमता नहीं है, समझने की सोच जो है वो अभी तक उसके अंदर पैदा नहीं हुई है। उसे दुख ज़रूर है, उन बाप बेटों के बीच में जो दूरी है उस दुख को लेकर, उस दूरी को लेकर उसे दुख है दोस्तों। वे एक दूसरे की तरफ हाथ तो बढ़ाना चाहते हैं, वे दोनों ही, ठीक है, एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उस हाथ को थामना कोई भी नहीं चाहता है, ठीक है। वे एक दूसरे को माफ़ भी करना चाहते हैं, लेकिन इस समस्या का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है दोस्तों, पता नहीं कैसे सोल्व होगी। तो ये एक हमारी एक पोएम है, ठीक है। इस पोएम को पूरा नहीं दिया है, अधूरी सी लिख रखी है पोएम को, इसलिए थोड़ा। तो देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं कि द राइमिंग स्कीम ऑफ एक्सट्रैक्ट 1 इज, ये जो एक्सट्रैक्ट 1 दे रखा है दोस्तों, ठीक है, इसकी राइमिंग स्कीम बतानी है हमें। राइमिंग स्कीम दोस्तों हमें आखिरी शब्द से पता चलती है। इसमें दे रखा है वेयर, इसको हम ए मान लेते हैं दोस्तों, वेयर को हम क्या मान लेते हैं, ए। माइन, माइन को हम बी मान लेते हैं। साइन, माइन और साइन एक जैसे हैं तो इसको भी बी मान लेते हैं। फिर है एयर, वेयर एयर, एयर किससे मैच कर रहा है, वेयर से, तो इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। फिर है डिज़ाइन, तो डिज़ाइन किससे मैच कर रहा है दोस्तों, माइन से कर रहा है, माइन को हमने क्या लिखा था, बी लिखा था, तो डिज़ाइन को भी बी लिख देंगे। फिर लिख रखा है शेयर, और शेयर किससे मैच कर रहा है दोस्तों, वेयर से, वेयर को हमने लिखा था ए से, तो इसकी राइम स्कीम हो गई दोस्तों ए बी बी ए बी ए। तो ये किस में दे रखा है दोस्तों, ये दे रखा है ऑप्शन डी में, ए बी बी ए बी ए, क्या दे रखा है, ए बी बी ए बी ए, इसकी राइम स्कीम हो गई दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि एक सेकेंड इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं। लाइन साइलेंस सराउंड्स अस आई वुड हैव, इसमें क्या है दोस्तों कि साइलेंस सराउंड्स अस आई वुड हैव, इसमें क्या है। इसमें दोस्तों वैसे तो ये क्वेश्चन डिलीट होने वाला था, ठीक है, डिलीट होने लायक क्वेश्चन था ये, लेकिन बोर्ड ने डिलीट नहीं किया, हो सकता है कोई आपत्ति नहीं आई होगी, क्योंकि इसमें दोस्तों पर्सोनिफिकेशन भी है और अलिट्रेशन भी है, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन होता है दोस्तों जो है निर्जीव वस्तुओं का मानवीकरण करना, निर्जीव वस्तुओं का मानवीकरण कर देना, जैसे कि टीवी ने मुझे अपने पास बुलाया, किताबों ने मुझे अपने पास बुलाया, ठीक है, तो किताबें अपने कैसे बुला सकती है, तो उस चीज़ को बोलते हैं दोस्तों मानवीकरण करना। जैसे कि साइलेंस सराउंड्स अस, खामोशी ने हमें घेर लिया, खामोशी ने हमें घेर लिया, तो खामोशी कैसे घेर सकती है, इंसानों का काम है या पशुओं का काम है घेरने का एक दूसरे को। तो ये एक निर्जीव, ये एक जो क्या बोलते हैं इसको, अब्स्ट्रैक्ट फीलिंग होगी ना ये, ठीक है, साइलेंस, इसको हमने मानवीकरण कर दिया इसका, तो ये इसमें पर्सोनिफिकेशन भी है और इसमें दोस्तों अलिट्रेशन भी है, लेकिन बोर्ड ने जो उत्तर सही माना था वो माना था अलिट्रेशन का। अलिट्रेशन यानी दोस्तों
रिपीटेशन ऑफ सेम स्पीच साउंड, सेम ध्वनियों का जो है, एक जैसी ध्वनियों का को दोहराया जाता है, रिपीटेशन होता है, तो उसको बोलते हैं अलिट्रेशन। ठीक है, तो इसमें किस ध्वनि का दोहराया जा रहा है दोस्तों? इसमें दोहराया गया है स को, साइलेंस। ठीक है, इसमें भी स है, इसमें 2 बार स आ गया साइलेंस में। फिर सराउंड्स, इसमें भी 2 बार स आ गया। फिर एस, तो एस जो है, स जो शब्द है वो 4-5 बार आया दोस्तों, इसकी वजह से ये अलिट्रेशन हो गया है। और इसमें पर्सोनिफिकेशन भी था, लेकिन बोर्ड ने सही उत्तर माना था अलिट्रेशन को दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 16 नंबर। इन द अबव पोएम विच लाइन कंटेंट्स सिमिली। ये कहता है किस लाइन में सिमिली है। ठीक है, तो इसमें 2 लाइन्स की बात कर रखी दोस्तों, एक तो लाइन है लाइन 3 और लाइन 5। ठीक है, या फिर दोनों। तो देखते हैं लाइन 3 में सिमिली है कि लाइन 5 में सिमिली है। तो ये दोस्तों देखते हैं लाइन 3 कौन सी है। ये कह रहा है कि वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, देयर इज नो साइन। फिर 5 नंबर है दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिज़ाइन। ठीक है दोस्तों, सिमिली का आपको पता है कि हम किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं सिमिली के लिए? लाइक, सो, एज, देन, इन शब्दों का हम इस्तेमाल करें। ठीक है, और कंपैरिजन करें तो वो क्या होता है? सिमिली होता है दोस्तों। तो जो लाइन है दोस्तों 3 नंबर लाइन, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम अजनबियों की तरह बात करते हैं। ठीक है, तो ये लाइक शब्द दे रखा है, तो इसमें दोस्तों सिमिली दिखाई दे रही है। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो इसमें लाइन किस में सिमिली है दोस्तों? लाइन नंबर 3 में सिमिली है दोस्तों। ठीक है, 5 में सिमिली नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 17 नंबर। विच लाइन्स इन एक्सट्रैक्ट 2 कंटेंट्स एसोनेंस। ये एक थोड़ा बड़ा हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रश्न को दोस्तों वैसे बोर्ड ने तो गलत माना था। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एसोनेंस की थोड़ी जानकारी दे देता हूँ कि एसोनेंस क्या होता है दोस्तों। एसोनेंस होता है अलिट्रेशन का ही पार्ट होता है। अलिट्रेशन हमने पढ़ा था कि रिपीटेशन ऑफ सेम स्पीच साउंड्स, एक जैसी ध्वनियों का दोहराव, एक जैसी ध्वनियों को जब दोहराया जाता है, जब रिपीट किया जाता है, जैसे कि हमने पढ़ा था साइलेंस सराउंड्स अस, उसमें स ध्वनि को रिपीट किया जाता है ना, तो उसको बोलते हैं अलिट्रेशन। अब दोस्तों क्या होता है कि अलिट्रेशन के भी 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं कॉन्सोनेंस और एक को बोलते हैं एसोनेंस। अब कॉन्सोनेंस उसको बोलते हैं दोस्तों जिसमें व्यंजन को दोहराया जाए, कॉन्सोनेंट को दोहराया जाए। ठीक है, और एसोनेंस उसको बोलते हैं जिसमें वाउल्स को दोहराया जाए। वाउल्स यानी स्वरों का जिसमें दोहराव हो। ठीक है, स्वर यानी ए आ ई ई उ ए ऐ ओ औ। ठीक है, इन वाउल्स को जब रिपीट किया जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? एसोनेंस कहलाता है। और कॉन्सोनेंस क्या कहलाता है? जब किसी व्यंजन का दोहराव किया जाए, जैसे कि अभी हमने पीछे देखा था साइलेंस सराउंड्स अस, उसमें से का दोहराव हो रहा था, रिपीटेशन हो रहा था, तो वो क्या था? कॉन्सोनेंस था दोस्तों। वैसे तो वो मेन किसका उदाहरण था? उस क्वेश्चन के हिसाब से वो अलिट्रेशन का उदाहरण था, लेकिन अलिट्रेशन में से भी किसका उदाहरण था? वो था कॉन्सोनेंस का। ठीक है, तो इसमें दोस्तों ये क्वेश्चन गलत मान लिया इन्होंने, क्योंकि एसोनेंस से दोस्तों वो और लाइन भी काफ़ी दे दी इन्होंने। ठीक है, तो इनमें क्या हुआ था कि काफ़ी लाइन में इनमें से ये जो 9, 10, 11, 12, 7, 9, 10, 11, 12, ठीक है, ये लाइन थी। इनमें से 2 या 3 लाइन ऐसी थी जिनमें सेम उत्तर थे दोस्तों, सेम जो मात्रा थी वो रिपीट हो रही थी, इसलिए उसको गलत मान लिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि विच लाइन्स मैच इन राइमिंग इन एक्सट्रैक्ट 3, यानी तीसरा जो स्टेंजा है उसमें से कौन सी लाइन्स जो हैं वो मैच कर रही हैं। तो पहले हम उस स्टेंजा को पढ़ लेते हैं, उसकी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं दोस्तों, क्या है उसकी राइमिंग स्कीम। तो इसमें दोस्तों 13 से 18 तक लाइन है, पहले तो ये याद रखना है। ठीक है, 13 से 18 तक, ये देखिए 13 से 18। अब इसकी राइमिंग स्कीम देखते हैं दोस्तों, क्या है? लाइव, ठीक है, इसको हम ए मान लेते हैं, लाइव। फिर है लैंड, इसको हम बी मान लेते हैं। ठीक है, जो सेम ध्वनि होंगी उनको हम सेम नाम दे देते हैं। अगर लाइव जैसा अगर कोई दिखाई देगा हमें तो हम उसको ए दे देंगे, अगर लैंड जैसी ध्वनि सुनाई देगी हमें तो हम बी दे देंगे। ठीक है, फिर है अंडरस्टैंड, तो अंडरस्टैंड कैसी सुनाई दे रही है? लैंड जैसी, तो उसको बी नाम दे दिया हमने। ठीक है, फिर है ग्रीफ, तो लीव और ग्रीफ एक जैसे लग रहे हैं तो इसको ए नाम दे दिया। फिर है हैंड, तो हैंड है वो लैंड जैसा सुनाई दे रहा, उसको बी दे दिया नाम। फिर है फगीव लिव जैसा सुनाई दे रहा, तो इसकी राइम स्कीम होगी ए। तो ये इसकी राइम स्कीम टोटल क्या होगी दोस्तों? ए बी बी ए बी ए। ठीक है, ए बी बी ए बी ए। अब देखते हैं दोस्तों, उधर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ।
थोड़ा सा छोटा कर लेते इसको। तो हमारी दोस्तों लाइन थी कितनी, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 13, 14, 15, 16, 17, 18। राइम स्कीम क्या थी, ए बी बी ए बी ए, यही तो थी ना, ए बी बी ए बी ए। तो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देख लेते दोस्तों कौन कौन सी लाइन एक जैसी है। तो इसमें दोस्तों एक तो 14, 15 और 17 एक जैसी है। कौन सी है, 14, 15 और 17, ठीक है। और एक है दोस्तों इसमें 13 है, ठीक है। एक 16 पे ए आ रहा है, 13, 16 और 18, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों कि ऑप्शन ए ही दे रखा है दोस्तों जिसमें 14, 15, 17 है, ठीक है। तो ये तो सही है ऑप्शन। फिर 13, 14, 18 नहीं, ये गलत है, हमें चाहिए 13, 16, 18। इसमें भी गलत दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखे गलत है। 14, 15, 16 ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया दोस्तों, जिसमें राइम स्कीम है 14, 15 और 17, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा कि एवरीवन डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, और मॉडल दे रखे कैन, मे, कुड, मस्ट। तो दोस्तों इसमें क्या है कि हमें ट्रैफिक रूल फॉलो करने चाहिए। तो ट्रैफिक रूल फॉलो करने ही चाहिए भाई साहब, करने पड़ेंगे आपको, ठीक है, वरना आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो करना ही चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए। तो जब आपको नेसेसिटी दिखाई जाए कि अनिवार्य ये करना, तो उसके लिए हम मॉडल यूज़ करते हैं मस्ट। एवरीवन मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, सभी को ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए, सभी को ट्रैफिक रूल्स मानने ही चाहिए। जो ऐसा होना ही चाहिए, किससे हम शो करते हैं, मस्ट से करते हैं। तो हमारा उत्तर से हो गया मस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा कि टेररिस्ट्स आर ट्राइंग टू डैश सेवरल ब्रिजेस, ठीक है, सेवरल ब्रिजेस। तो इसमें दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ब्लो अप, ब्रेक डाउन, फॉल आउट, नन, ठीक है, फॉल आउट और नन। तो इसमें देखते हैं दोस्तों हर एक अपन ऑप्शन देख लेते हैं। फॉल आउट, फॉल आउट का अर्थ होता है दोस्तों शरीर के किसी अंग का निकल जाना, ठीक है। जैसे कि माई हेयर्स आर फॉलिंग आउट, मेरे बाल गिर रहे हैं आजकल, ठीक है, या मेरे बाल निकल रहे हैं। माई टूथ फेल आउट, मेरा दांत निकल गया, मेरा दांत टूट गया, मारवाड़ी में बोलते हैं मेरा दांत टूट गया, ठीक है। तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं माई टूथ फेल आउट, मेरा दांत निकल गया, ठीक है। तो ये तो नहीं है, सूट नहीं हो रहा ना कि आतंकवादी किस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, सेवरल ब्रिजेस को। देखते हैं आगे, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का अर्थ होता है दोस्तों किसी मशीन का ख़राब हो जाना, ठीक है। जैसे कि आवर कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू होम, रास्ते में आते वक्त हमारी कार ख़राब हो गई, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। तो ये भी नहीं है। फिर है ब्लो अप, ब्लो अप यानी विस्फोट होना दोस्तों। जैसे कि टेररिस्ट आर ट्राइंग टू ब्लो अप सेवरल ब्रिजेस, आतंकवादी वो कई ब्रिजेस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रिज यानी पुल। तो आतंकवादी कई पुलों को विस्फोट करने की सोच रहे हैं, ठीक है, ब्लो अप यानी विस्फोट करना। तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा ब्लो अप, ऑप्शन सी हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि द ड्रामेटिक मोनोलॉग ए टेक्निक ऑफ ड्रामा इज, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होती है दोस्तों, ठीक है, वो लिखा है इसने। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग होती है दोस्तों जिसमें स्टेज पर एक कलाकार खड़ा रहता है, या तो अकेला रहता है या उसके साथ कोई खड़ा रहता है। अगर उसके साथ कोई खड़ा है तो भी वो बोल नहीं सकता, ठीक है, यानी एक साइलेंट लिसनर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो स्टेज पर जो आर्टिस्ट खड़ा रहता है वो अपने अंदर की जो भावनाएं होती हैं, उस किरदार के अंदर की जो भावनाएं हैं वो लोगों तक बताता है, ठीक है, लोगों तक पहुंचाता है, लोगों को बताता है उन भावनाओं को, और कुछ डायलॉग्स बोलता है, उसको बोलते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक है। उसके साथ अगर कोई इंसान है तो उसको बोलने की इजाज़त नहीं होती, वो बोल नहीं सकता है, ठीक है। अगर बोल जाएगा तो वो ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं कहलाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं कि इसमें एक साइलेंट लिसनर होता है, साइलेंट लिसनर हो सकता है। तो दोस्तों अब देखते हैं क्या कहना चाहता है ये ऑप्शन कि डायलॉग विद सेल्फ बाय द कैरेक्टर, जो किरदार है, स्टेज पर खड़ा किरदार, जो एक्टर है वो खुद से बातें करता है, सही बात है, खुद से ही करता है बातें। इट इज़ फॉर द ऑडियंस, ये ऑडियंस के लिए बातें होती है, ये बातें ऑडियंस को समझाने के लिए होती है, बिल्कुल सही बात है। क्या माहौल चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उस पर्टिकुलर किरदार के दिमाग में, ठीक है, तो ये चीज़ें बताने के लिए की जाती है। फिर है इट एक्सप्रेसेस माइंड एंड इनर मोस्ट फीलिंग ऑफ द कैरेक्टर ऑन द स्टेज, ठीक है, और ये जो स्टेज पर जो आर्टिस्ट खड़ा है, जो कलाकार खड़ा है, जो किरदार खड़ा है, ठीक है, उसके अंदर की भावना बताने के लिए इस
टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग का। तो दोस्तों इसमें सारे ऑप्शन ही सही हैं, ठीक है। ड्रामेटिक मोनोलॉग की विशेषताएं बताई हैं कि इसमें किरदार खुद से बातें करता है, ऑडियंस को बातें बताई जाती हैं और किरदार के अंदर की बातें बताई जाती है ऑडियंस को, ठीक है। तो सारी बातें ही सही है इसमें। और दोस्तों मैं आपको बताऊं सबसे जो फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग है वो है दोस्तों लिखी है रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग्स। ये आदमी मास्टर था ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखने में, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउनिंग, इसमें लिखा नहीं जा रहा दोस्तों, आप सर्च कर सकते हो नेट पर। रॉबर्ट ब्राउनिंग, इसकी पोएम थी दोस्तों एक माई लास्ट टचेस। शायद आपने बीए में पढ़ ली होगी, अगर आपके बीए में लिटरेचर थी तो आपने पढ़ी होगी ज़रूर, ठीक है। DUCHESS, ठीक है, माई लास्ट टचेस। बड़ी ही फेमस और बड़ी ही शानदार पोएम है दोस्तों, ये पढ़ोगे तो बड़ा आनंद आएगा आपको। ये बड़ी फेमस पोएम है दोस्तों। एक है दोस्तों T.S. इलियट की है द लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रूफॉक, ये भी काफ़ी फेमस है, लेकिन सबसे फेमस है माई लास्ट टचेस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि द इंग्लिश सोनेट हैज़। तो दोस्तों सबसे पहले सोनेट की बात कर लेते हैं। सोनेट कहते हैं, एक सेकेंड, सोनेट कहते हैं दोस्तों 14 लाइनों की कविता को, ठीक है। इंग्लिश में 14 लाइनों की कविता को बोलते हैं सोनेट। सोनेट में 14 लाइन होनी चाहिए, और भी काफ़ी नियम होते हैं, ऐसा नहीं कि 14 लाइन होगी तो वो सोनेट है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसका एक पर्टिकुलर मीटर होता है, आइएम्बिक पेंटामीटर होना चाहिए, ठीक है। और अगर वो इंग्लिश सोनेट है तो उसके अलग रूल होते हैं, अगर मिल्टोनिक सोनेट है तो उसके अलग रूल होते हैं, ठीक है। सोनेट मुख्यतः दोस्तों दो प्रकार की होती है, मुख्यतः क्या, दो ही प्रकार की होती है, ठीक है। इंग्लिश सोनेट, एक होती है इंग्लिश सोनेट जिसको शेक्सपियरियन सोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। एक होती है दोस्तों मिल्टोनिक या इटालियन सोनेट, ठीक है। तो इंग्लिश सोनेट में क्या रूल रहता है दोस्तों, 4-4 लाइनों की 3 स्टेंजा होते हैं, 4-4 लाइनों के 3 स्टेंजा होते हैं जिनको बोलते हैं क्वार्टरन्स, ठीक है। क्वार्टरन्स, इसके स्पेलिंग आपके सामने लिखी हुई है। और एक 2 लाइनों की का दोहा होता है जिसको बोलते हैं कपलेट, कपलेट की भी स्पेलिंग लिखी हुई है, ठीक है। इंग्लिश सोनेट का ये रूल हो गया कि 3 तो क्वार्टरन्स होंगे और 1 कपलेट होगा, ठीक है। इन 4 लाइनों को की स्टेंजा को क्या बोलते हैं, क्वार्टरन, ठीक है। तो क्वार्टरन कितने हो गए दोस्तों, 1 2 3 क्वार्टरन हो गए और एक क्या हो गया, कपलेट हो गया। उत्तर आपको मिल गया होगा। फिर भी मैं आपको समझाता हूँ मिल्टोनिक में क्या होता है दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ। मिल्टोनिक में क्या होता है कि ऊपर 8 लाइन दी हुई होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑक्टेव, और नीचे 6 लाइन दी हुई होती है उसको बोलते हैं सेस्टेट, ठीक है। 8 और 6 14, और ये 4 3 12 और 2 14, इसकी भी 14 लाइन और इसकी भी 14 लाइन, ठीक है। इनमें भी मीटर दोनों में कौन सा रहता है, आइएम्बिक पेंटामीटर मीटर रहता है दोस्तों। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3 क्वार्टरन होते हैं और 1 कपलेट। क्वार्टरन यानी 4 लाइनों का एक स्टेंजा, ठीक है। तो 4 3 12 और कपलेट यानी 2 लाइनों का एक दोहा। तो ये हमारा उत्तर हो गया ए, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द एलिजी इज। एलिजी का सवाल लगातार आ रहा है दोस्तों आपको, मैं आपको एलिजी अलग से पढ़ा दूंगा, अगर आप कमेंट में मेरे को बताएंगे तो मैं पढ़ा दूंगा आपको। आप जो भी टॉपिक बोलोगे दोस्तों इंग्लिश में मैं आपको पढ़ा दूंगा, रीट का जो भी संबंधित होगा, रीट का या जो भी, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड तक के मैं आपको हर टॉपिक पढ़ा दूंगा, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, SI पटवारी जो भी है आप बोलोगे मैं आपको पढ़ा दूंगा, क्वेश्चन बना दूंगा अगर आप कहोगे तो। लेकिन कमेंट में कहोगे तभी बनाऊंगा, वरना मैं रीट के तो बना ही रहा हूँ, अगर आप अलग से कुछ कहोगे तो मैं बना दूंगा। द एलिजी इज एलिजी क्या है दोस्तों, देखते हैं। एलिजी है दोस्तों मॉर्निंग और लेमेंटेशन पोएम। बिल्कुल सही बात है, कोई भी इसमें किंतु परंतु नहीं है, ये एक लेमेंटेशन पोएम है। लेमेंटेशन यानी दुख की पोएम है, मॉर्निंग यानी विलाप करना, रोना, ठीक है। लेमेंट यानी दुख होना, कवि का कोई प्रिय व्यक्ति मर जाता है उसके ऊपर वो पोएम लिखता है, ठीक है, उसको दुख होता है तभी तो लिखता है ना, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि इट इज़ फॉर्मल एंड सस्टेन्ड पोएम। ये फॉर्मल लैंग्वेज में लिखी जाती है और सस्टेन्ड रहती है, ठीक है। सस्टेन यानी लगातार इसमें एक राइम स्कीम चलता रहता है, ठीक है, एक राइम स्कीम चलती रहती है। हालांकि सोनेट जितना स्ट्रिक्ट रूल तो नहीं होता इसमें, लेकिन एक राइम स्कीम होती है। और ये कहता है कि इट इज़ जज्ड, तो ये भी सही है दोस्तों इसका उत्तर। और ये कह रहा है कि इट इज़ जज्ड बाय इट्स थीम, यार क्या मिट जाता है, एक सेकेंड, हाँ ये ऑप्शन सही है। इट इज़ जज्ड बाय इट्स थीम और सब्जेक्ट मैटर, नॉट बाय इट्स मीटर और स्टेंजा फॉर्म। सही बात है, इसको किस नज़रिए से देखा जाता है दोस्तों, किस नज़रिए से इसको जज किया जाता है, वो किया जाता है दोस्तों इसके सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से इसको देखा जाता है, इसकी थीम के अकॉर्डिंग इसको देखा जाता है, ना कि इसके मीटर और स्टेंजा के अनुसार इसको जज किया जाता है।
तो इसमें दोस्तों ये भी उत्तर सही है। तो इसमें तीनों ही उत्तर सही है दोस्तों, कि ये एक दुख की पोएम है, इसमें एक राइम स्कीम होती है, लेकिन राइम स्कीम के अकॉर्डिंग इसको जज नहीं किया जाता है, इसको जज किया जाता है सब्जेक्ट मैटर कैसा लिखा है उसने, थीम क्या है उसकी, उसके अनुसार इसको जज किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि व्हाट डज द वर्ड डिप्थोंग मीन। ठीक है, बड़ा ही आसान सवाल है दोस्तों। मोनोप्थोंग, ठीक है, जो वाउल्स है इंग्लिश में, ठीक है, फोनेटिक अल्फ़ाबेट में जो वाउल्स हैं उसके दो प्रकार हैं, एक तो है मोनोप्थोंग्स और एक है डिप्थोंग्स। मोनोप्थोंग्स यानी एक मात्रा, डिप्थोंग्स यानी डाई, स्पेलिंग होती है इसको डाई से लेकर, ठीक है, डाई का अर्थ दो, तो इसमें कितनी होती है, दो मात्रा, और इसमें होती है मोनोप्थोंग्स में एक मात्रा। हमें क्या पूछा है, डिप्थोंग, तो देखते हैं, वन साउंड एक ध्वनि, टू साउंड्स ग्लाइड, सिंगल वर्ड या डबल वर्ड। तो इसमें क्या होती है दोस्तों, दो साउंड्स ग्लाइड होती हैं, ठीक है, क्या होती है इसमें, दो साउंड्स ग्लाइड होती हैं, दो मात्राएं होती हैं, ठीक है, एक मात्रा नहीं होती है। एक मात्रा किस में होती है, मोनोप्थोंग में होती है। इसमें कितनी मात्रा होती है, सिंगल साउंड ग्लाइड होती है, वो किस में होती है, मोनोप्थोंग में, और डबल साउंड्स ग्लाइड, ठीक है, टू साउंड्स ग्लाइड सॉरी, वो होती है किस में, डिप्थोंग में, ठीक है, जैसे कि आई, ठीक है, ये डिप्थोंग है दोस्तों, इसमें दो मात्रा है, एक तो आ की और एक ई की। जैसे कि ट्राई, एक शब्द है ट्राई, ट्राई यानी कोशिश करना, तो ट्राई को कैसे लिखेंगे, डिप्थोंग का इस्तेमाल करके लिखेंगे, इस प्रकार से, समझ गए। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन कि मोनोप्थोंग्स आर डैश इन नंबर्स। मोनोप्थोंग्स संख्या में कितने होते हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, टोटल जो है ये वाउल साउंड्स हैं, ये कितने होते हैं दोस्तों, 20 होते हैं, ठीक है, वाउल्स टोटल कितने होते हैं, 20, ठीक है। अब 20 में भी ये बंट जाते हैं, 20 में भी ये बंट जाते हैं, 12 तो है दोस्तों मोनोप्थोंग्स और 8 हैं कौन, डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स कितने हैं, 8 हैं, और मोनोप्थोंग्स हैं 12 हैं, ठीक है। तो हमारा उत्तर सही हो जाता है सी, मोनोप्थोंग्स। क्या हो जाता है, मोनोप्थोंग्स, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एग्जामिनेशन का करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन। ये गलत हो गया था दोस्तों, बोर्ड ने इसको गलत क्वेश्चन मान लिया था क्योंकि इसमें सही नहीं लिखा था, ठीक है। तो इसका मैं सही ट्रांसक्रिप्शन आपको लिख के दिखा देता हूँ दोस्तों। पहले इसमें बार लगाते हैं, इस फोनेटिक में आपको पता है दोस्तों, बार से ही शुरू करते हैं और बार से ही ख़त्म करते हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता है, बस ये लिखने की एक स्टाइल है इनका, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को, सॉरी। तो इसको लिखते हैं दोस्तों एग्जामिनेशन, 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 नई, ठीक है। पहले लिखेंगे आई, फिर जी, इग, फिर जय, इग्जय, ये ए हो गया, इग्जय मी। इसमें जगह नहीं दोस्तों इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, बाकी इसको नीचे लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, मेरे पास जगह की कमी है इसलिए लिख रहा हूँ। इग्जय मी हो गया, फिर नेई, डिप्थोंग है एई, नेई, मैंने अभी आपको डिप्थोंग बताया था, तो ये नेई, ये एई डिप्थोंग है। फिर है शन, ठीक है, शन, शंकर वाला से, तो ये हो गया एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, ठीक है, ये इसका सही ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है। तो इनमें तीनों में देखिए दोस्तों ए दे रखा है, तो और इसके शुरुआत में ई नहीं आता है, इसमें आई आता है, इसमें आई दे तो रखा है लेकिन इसमें आगे जो है गलत कर दिया इसने, तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा ये वाला एग्जामिनेशन, लेकिन ये ऑप्शन ही नहीं है इसलिए बोर्ड ने इसको गलत माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड क्लासेस। क्लासेस का सही ट्रांसक्रिप्शन क्या है दोस्तों, तो क्लासेस का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो पहला ऑप्शन ही है दोस्तों। क्लासेस को इस प्रकार से लिखते हैं, क्लासेस, क्लासेस, क्लासेस जाएगा, इसको सै नहीं पढ़ते हैं, जो लास्ट में जो एस दे रखा है इसको सै ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे, जय, क्लासेस, क्लासेस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड इंग्लिश इज। इंग्लिश का सही ट्रांसक्रिप्शन क्या है, इंग्लिश का सही ट्रांसक्रिप्शन क्या है दोस्तों, तो इंग्लिश का सही ट्रांसक्रिप्शन दोस्तों यही है, इंग्लिश ही है, ठीक है, इंग्लिश, इंग्लिश। इसने बार नहीं लगाया शुरुआत में, बार लगाना चाहिए था इसको, यहाँ पर मैं लगा के दिखा देता हूँ दोस्तों, आपको बना के दिखा देता हूँ लगा के। क्या ये हो गया आई, ये हो गया अंग, ये अंग है दोस्तों, ठीक है, अंग, इंग, फिर जी लिखते हैं इंग, फिर एल को आप ऐसे भी लिख सकते हो और सीधा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर आई, फिर ये श,
इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन कि विच ऑफ दिस इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का हिस्सा कौन सा है? ठीक है, कौन सी चीज़ जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, यानी कॉम्पिटेंस का अर्थ होता है दोस्तों दक्षता, कौशल। ठीक है, दक्षता या कौशल। तो ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस भी आता है, ग्रामेटिकल व्याकरणीय दक्षता भी होनी चाहिए कम्युनिकेशन होने के लिए। ठीक है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में कई चीज़ें आती हैं, उनमें से व्याकरणीय दक्षता भी आती है दोस्तों, इसमें स्ट्रेटेजिक और सोशल लिंग्विस्टिक भी आती है कॉम्पिटेंस। ठीक है, सामाजिक भाषा कैसी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, एक रणनीति बना के आप बोलोगे, ठीक है, प्लान करके बोलोगे, तो वो भी चीज़ होनी चाहिए दोस्तों। डिस्कोर्स कॉम्पिटिशन, वार्तालाप की आपके अंदर दक्षता होनी चाहिए, आप बात कर पाओ उस भाषा में, वो दक्षता भी होनी चाहिए दोस्तों इसके अंतर्गत। तो ये इसमें 4 ऑप्शन सही है, 3 ऑप्शन सही है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट इज कॉल्ड। डिलेड लैंग्वेज मतलब भाषा को डिलेड यानी देरी से समझना, ठीक है, या देरी से उसको प्रोड्यूस करना का जो विकास है वो किससे संबंधित है? ठीक है, वो कौन सा विकार कहलाता है? डेफिशिएंसी, अफेजिया, डम्बनेस या हैंडीकैप। तो दोस्तों वो जो चीज़ है डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये होता है दोस्तों, एक सेकेंड, अफेजिया के अंतर्गत। अफेजिया के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, आपके ब्रेन में कुछ नुकसान हो जाता है। ठीक है, मस्तिष्क में चोट लग जाती है, उसके कारण जो आपका लैंग्वेज का जो प्रोडक्टिव स्किल है, यानी स्पीकिंग या राइटिंग, ठीक है, वो नहीं कर पाते हो आप। ठीक है, उसको करने में आपको दिक्कत आती है। आपको नहीं मतलब जिसके साथ ऐसा हो जाता है, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। ठीक है, मस्तिष्क में चोट लगने के कारण वो जो है लैंग्वेज को ना ही बोल पाता है या फिर ना ही लिख पाता है उसको, कोई इनमें से कोई एक प्रॉब्लम हो जाती है या दोनों ही हो जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं दोस्तों अफेजिया। जैसा कि अगर आपने वो मूवी देखी होगी दोस्तों, कोई मिल गया, ऋतिक रोशन वाली, जिसमें एलियन आता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसकी माँ का उसके माँ और पापा कहीं जा रहे होते हैं। ठीक है, उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में जो उसकी माँ होती है, ऋतिक की माँ रेखा, वो गिर जाती है और उसके पेट में ही उसका बच्चा रहता है ऋतिक, उसमें पेट में उसके दिमाग में चोट लग जाती है। ठीक है, तो उसे अफेजिया नाम की बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो उसके मस्तिष्क पर उससे जोर पड़ता है दोस्तों, वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, मस्तिष्क के कुछ हिस्से जो है गड़बड़ा जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, इसके कारण उसको लैंग्वेज प्रोड्यूस करने में दिक्कत आती है दोस्तों, उसको बोलते हैं अफेजिया। तो ये दोस्तों हमारा पेपर था आज का, रीड 2015 के लेवल फर्स्ट का लैंग्वेज सेकंड का पेपर इंग्लिश का। तो दोस्तों ये कैसा लगा आपको पेपर और कितना समझ में आया, ये सब मेरे को आप कमेंट में बताइए दोस्तों। और आगे भी वीडियो बना रहा हूँ, मैं कंटिन्यू बनाऊँगा दोस्तों, रोज़ाना का एक वीडियो डालता हूँ मैं, और प्लीज़ देखते रहिए यार। और आपका कोई भी दोस्त है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसको भी इस चैनल के बारे में बताइए दोस्तों। और आप मुझे कमेंट में बताइए आपको किस टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए, मैं उस टॉपिक पे बना लूँगा पर्टिकुलर। ठीक है, अभी तो मैं ये पेपर्स डाल रहा हूँ, इनके बाद में मैं पर्टिकुलर टॉपिक पे भी बनाऊँगा और मॉडल पेपर भी बना के डालूँगा दोस्तों। जुड़े रहिए मेरे साथ, धन्यवाद दोस्तों।